कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। मैंने खुश होते हुए आंटी से कहा, आप पूछिए आंटी, मैं आपकी हर बात का सही सही जवाब दूंगा। आंटी बोली, अच्छा ये बताओ, कल रात को अपनी नई माँ के बार बार कहने पर भी तुम पार्टी में क्यों नहीं गए थे? मैंने कहा, मुझे नई माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए कल मैंने उनकी बात नहीं मानी। आंटी बोली, क्यों, तुम्हें नई माँ क्यों पसंद नहीं है? आंटी की इस बात पर मैं मेहुल की तरफ देखने लगा तो मेहुल समझ गया कि अब आगे की बात बताने की बारी उसकी है, और फिर उसने पहले दिन से लेकर अभी तक हुई सारी बात आंटी को बता दी। जिसे सुनने के बाद आंटी ने कहा, तुम लोगों को ये कैसे लगा कि जो रामू की माँ ने रामू के साथ किया है वही पुन्नू की नई माँ पुन्नू के साथ करेगी? रामू की माँ तो एक अच्छी औरत नहीं है, इसलिए वो रामू को परेशान किया करती थी, लेकिन पुन्नू की नई माँ बहुत अच्छी औरत है, इसलिए वो पुन्नू को कभी परेशान नहीं करेगी। आंटी के मुंह से नई माँ की तारीफ सुनकर भी मुझे आंटी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने आंटी से कहा, आंटी आपने तो नई माँ को देखा ही नहीं, और जब आप उन्हें जानती ही नहीं है तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि नई माँ एक अच्छी औरत है और वो मुझे कभी परेशान नहीं करेंगी? मेरी बात सुनकर आंटी हंसने लगी और फिर मुझे समझाते हुए कहा, बेटा ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुम्हारी नई माँ को नहीं जानती? मैंने तुम्हारी नई माँ को देखा भी है और मैं उन्हें अच्छे से जानती भी हूँ। वो मेरी सहेली की छोटी बहन है, इसलिए मुझे मालूम है कि वो बहुत अच्छी है। आंटी की ये बात सुनने के बाद भी मैं नई माँ को अच्छा मानने को तैयार नहीं था। मैंने आंटी से कहा, आंटी यदि नई माँ अच्छी है तो फिर उन्होंने मुझे पापा के कमरे से बाहर क्यों निकलवाया? आंटी बोली, देखो अभी तुम छोटे हो इसलिए इस बात को नहीं समझ सकते हो, फिर भी मैं एक दूसरे तरीके से तुमको ये बात समझाती हूँ। देखो तुम और मेहुल एक बराबर के हो। मेहुल भी पहले मेरे और अपने पापा के साथ हमारे कमरे में सोता था, मगर फिर ये स्कूल जाने लगा तो हमने इसके सोने और पढ़ाई के लिए इसे एक अलग कमरा दे दिया। अब तुम्हारी माँ तो थी नहीं, फिर तुम्हारे लिए ये सब कौन करता? मगर जब तुम्हारी नई माँ आई तो उन्होंने तुम्हारे लिए वही किया जो मैंने मेहुल के लिए किया था। अब यदि तुम्हारे लिए ऐसा कहने से तुम्हारी नई माँ अच्छी नहीं है तो फिर मैंने भी तो मेहुल के लिए ऐसा ही किया है, क्या तब मैं भी अच्छी नहीं हूँ? ये कहकर आंटी मेरी तरफ देखने लगी। मुझे उनकी बात समझ में आ रही थी, फिर भी मैं नई माँ को अच्छा मानने को तैयार नहीं था। मैंने फिर से आंटी से सवाल किया, यदि ऐसी ही बात है तो फिर नई माँ ने मुझे उस दिन मेहुल के साथ देर तक स्कूल में रहने पर गुस्सा क्यों किया था? आंटी बोली, देखो बेटा, उस दिन उनका तुम्हारे घर में पहला ही दिन था और तुम उस दिन समय पर घर नहीं पहुँचे, इसलिए उन्हें तुम्हारी चिंता हो रही होगी, इसलिए उन्होंने तुम्हें देर से आने के ऊपर गुस्सा किया। उस दिन तो मैंने भी मेहुल को गुस्सा किया था, तुम चाहो तो मेहुल से पूछ सकते हो। आंटी की बात सुनकर मैं मेहुल की तरफ देखने लगा, तब मेहुल ने कहा, हाँ उस दिन मम्मी ने भी मुझ पर गुस्सा किया था। मेहुल के मुंह से ये सच्चाई जानने के बाद भी मैंने अपनी बात आंटी के सामने रखते हुए कहा, चलो मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ कि नई माँ ने उस दिन मुझे मेरी चिंता होने की वजह से गुस्सा किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने मेरी शिकायत पापा से क्यों की? पापा ने उनकी शिकायत सुनकर मुझ पर बहुत गुस्सा किया था। जब वो खुद मुझ पर इस बात के लिए गुस्सा कर चुकी थी, तब उन्हें पापा से मेरी शिकायत करने की क्या जरूरत थी? आंटी बोली, देखो बेटा, अभी वो तुम्हारे घर में नहीं है। उसने सोचा होगा कि यदि उसने तुम्हारे स्कूल से देर से आने की बात तुम्हारे पापा से ना बताई और कल को तुम्हें कुछ हो गया तो सब यही कहेंगे कि सौतेली माँ थी, इसलिए लड़के का ख्याल नहीं रखा। अब वो नहीं है तो उसे तुम लोगों को समझने में कुछ समय तो लगेगा ही। मैंने कहा, चलिए आंटी, मैं आपकी ये बात भी मान लेता हूँ, लेकिन मुझे इतनी सी बात के लिए बोर्डिंग क्यों भेजा जा रहा है? ये तो बिल्कुल रामू की तरह ही हो गया है। उसे उसकी नई माँ के आने पर उसके नाना के घर जाना पड़ा था
और मुझे मेरी नई माँ के आने पर बोर्डिंग जाना पड़ रहा है। ये कहकर मैं आंटी की तरफ देखने लगा तो आंटी ने मुझसे पूछा, तुम्हें बोर्डिंग भेजने की बात क्या तुम्हारी नई माँ ने की थी? मैंने कहा, नहीं, पापा ने की थी। आंटी बोली, तब तुम्हारी नई माँ ने क्या कहा? मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा कि ये बोर्डिंग के लिए अभी बहुत छोटा है, इसे बोर्डिंग में नहीं डालना चाहिए। आंटी बोली, देखो बेटा, जिस बात से तुम परेशान हो उस बात के लिए तुम्हारी नई माँ ने तुम्हारी तरफदारी ली। मैं मानती हूँ कि तुम्हें अभी अच्छे बुरे की पहचान नहीं है, लेकिन तुम इतना तो समझ ही सकते हो कि जो तुम्हारे भले की सोचे वो बुरा नहीं हो सकता। मैंने कहा, आंटी आपकी सब बात सही है, पर आप मुझे बोर्डिंग जाने से रोक लो, मैं बोर्डिंग नहीं जाना चाहता। आंटी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बोर्डिंग नहीं जाने दूंगी, मगर इसके लिए पहले तुम खुद कोशिश करो। यदि तुमसे कुछ नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हारी नई माँ से बात करके तुम्हारा बोर्डिंग जाना रुकवा दूंगी। आंटी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जब मेरे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी मैं भला क्या कर सकता हूँ, मेरी बात भला कौन मानेगा? आंटी बोली, सबसे पहले तुम अपनी नई माँ की बात का बुरा मानना बंद करो और जैसे मेरी हर बात को मानते हो वैसे ही अपनी नई माँ की बात भी मानना शुरू कर दो, फिर देखो वो खुद तुम्हें बोर्डिंग नहीं जाने देगी। मैंने कहा, आंटी वो मुझसे हमेशा गुस्से में बात करती है, इसलिए मुझे भी उन पर गुस्सा आ जाता है। आंटी बोली, बेटा वो शुरू से ही गुस्से वाली है और यदि कोई उसकी बात नहीं मानता तो उसे और भी गुस्सा आ जाता है, मगर जब तुम उसकी बात मानोगे तो वो तुम पर जरा भी गुस्सा नहीं करेगी। मैंने कहा, लेकिन आंटी नई माँ तो मुझसे कल की बात को लेकर नाराज होगी, वो भला मुझसे कोई बात क्यों करेगी? जब वो मुझसे कोई बात नहीं करेगी तो फिर मैं उनकी बात कैसे मानूंगा? आंटी ने कहा, सबसे पहले तुम उसे नई माँ की जगह छोटी माँ बोलना शुरू करो। आज घर जाते ही सबसे पहले उसे कल की गलती के लिए सॉरी कहना और बर्थडे विश करना, उसकी सारी नाराजगी खुद ही खत्म हो जाएगी। मैंने कहा, ठीक है आंटी, अब मेरे घर जाने का टाइम भी हो रहा है, मैं घर जाता हूँ। फिर मैंने आंटी और मेहुल को बाय बोला और घर के लिए निकल पड़ा, मगर अब मेरे मन से बोर्डिंग जाने का डर निकल गया था। आंटी ने मेरे दिमाग में नई माँ की जो तस्वीर बनाई थी वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। मैं बस इसी बारे में सोचते सोचते अपने घर की तरफ चला जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे एक चूड़ियों की दुकान दिखाई दी, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने बड़े प्यार से नई माँ के लिए लाल रंग की चूड़ियाँ खरीदी। उधर ही एक ग्रीटिंग्स की दुकान भी मिल गई, तो मैंने एक सॉरी और एक बर्थडे विश की ग्रीटिंग भी ले ली। मैंने उसमें लिखवा दिया, पुन्नू की छोटी माँ को पुन्नू की तरफ से। सब सामान अपने बैग में अच्छे से रखने के बाद मैं आने वाले पल की कल्पना करते हुए खुशी खुशी अपने घर के लिए चल पड़ा। घर पहुँचते ही मुझे नई माँ दिखाई दी। वो हॉल में ही सोफे पर बैठी थी और उनकी नजर दरवाजे की ही तरफ थी। मैं उनको देखकर मुस्कुराया, मगर उन्होंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा दिया। उन्होंने जिस तरफ अपना चेहरा घुमाया था मैंने उस तरफ देखा तो मेरे पैरों से जमीन ही खिसक गई। वहाँ पापा खड़े थे और गुस्से से मुझे ही घूर रहे थे। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए टेबल के पास आया और अपना बैग टेबल पर रखा। तब तक पापा मेरे पास आ चुके थे। पापा बोले, कहाँ से आ रहा है तू? मुझे उनका ये सवाल करना अजीब लगा, क्योंकि मैं तो रोज के टाइम पर ही घर आया था। मैं समझ गया कि किसी ने पापा को बता दिया है कि मेंबर लंच टाइम पर स्कूल से निकल आया था, पर अब मैं इसका क्या जवाब दूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। मेरी खामोशी से पापा का गुस्सा और भी बढ़ गया था। उन्होंने मेरे बाल पकड़कर मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फिर मुझसे पूछा, कहाँ से आ रहा है तू, जवाब क्यों नहीं देता? मगर मेरे पास देने के लिए कोई जवाब होता तो मैं देता। मैं चुप ही खड़ा रहा और रोने लगा। मेरे जवाब ना देने और रोने से गुस्सा होकर पापा ने खींचकर एक थप्पड़ मेरे गाल पर मारा।
वो मुझे और मार पाते उससे पहले ही नई माँ बीच में आ गई और कहने लगी, इतने छोटे बच्चे को क्या इतनी बेरहमी से मारा जाता है। पापा गुस्से में बोले, तुम्हें बच्चा लगता है, जरा इसका शैतानी दिमाग तो देखो, स्कूल का टाइम मिलाकर घर आ रहा है। अगर इसके प्रिंसिपल ने ना बताया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि ये लंच में ही स्कूल से भाग आया है। इतना बोलकर पापा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे छोटी माँ के पीछे से अपने पास खींचा और फिर मेरे बाल पकड़कर पूछा, बता कहाँ था अभी तक, स्कूल से क्यों भागा था। लेकिन मैं कुछ नहीं बोला तो पापा ने मुझे मारने के लिए फिर से हाथ उठाया, मगर तब तक फिर छोटी माँ ने बीच में आकर मुझे अपने पीछे छुपा लिया। इस पर पापा ने कहा, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, इसके सुधारने का एक ही रास्ता है कि इसे बोर्डिंग भेज दिया जाए। पापा के मुंह से बोर्डिंग का नाम सुनते ही मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने वो बोल दिया जो ना तो मैंने कभी सोचा था और ना ही कभी मेरे दिमाग ने सोचा था। मैंने रोते हुए कहा, हाँ भेज दो मुझे बोर्डिंग, ताकि जैसे दूसरी बीबी ले आए हो वैसे ही दूसरा बच्चा भी ले आओ। मेरी इस बात ने 2 बॉम्ब का काम किया था। एक बॉम्ब मैंने अपनी नई माँ पर गिराया था जो मेरी बात को सुनकर सन्न रह गई थी, तो दूसरा बॉम्ब मैंने मेरे पापा पर गिराया था जिसने उन्हें मानव से दानव बना दिया था। वो मुझे पीटने के लिए अपनी तरफ गुस्से से खींच रहे थे, लेकिन नई माँ मुझे उनसे बचाने की कोशिश कर रही थी। मगर पापा तो गुस्से में पूरे दानव बन चुके थे और ऐसा लग रहा था कि ये दानव मेरा वध करके ही शांत होगा। जब नई माँ ने पापा को मुझे पीटने से रोके रखा तो पापा ने अपना गुस्सा उन पर उतारते हुए उनके दोनों हाथ पकड़कर इतनी जोर से दूसरी तरफ धकेला कि नई माँ टेबल के पास जाकर गिरी और टेबल का किनारा बड़ी जोर से उन्हें लगा। एक पल के लिए वो अपनी सुध बुध खो बैठी, उनके माथे से खून आने लगा और वो अचेत सी हो गई। नई माँ के हमारे बीच से हट जाने के बाद पापा ने मेरी रुई की तरह धुनाई करना शुरू कर दिया। चंदा मौसी और ड्राइवर भी वहीं खड़े थे। मेरी पिटाई देखकर उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर पापा को रोकने की किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे पड़ रही मार से मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, अरे कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो रोक लो पापा को, अरे कोई तो बचा लो मुझे, कोई तो रोक लो पापा को। मेरी चीख पुकार सुनकर नई माँ की चेतना जागी और वो फिर से भागती हुई मेरे पास आ गई। वो मुझे पापा से छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर जब पापा ने मुझे नहीं छोड़ा तो उन्होंने मुझे पकड़कर जोर से खींचा और मैं पापा की पकड़ से छूट गया। मैं जाकर नई माँ से लिपट गया और उन्हें बड़ी जोर से पकड़ लिया। पापा ने दोबारा मुझे पकड़ने की कोशिश की, मगर नई माँ ने उनका हाथ गुस्से से झटक दिया और बोली, बस बहुत हो गया, इतने छोटे से बच्चे को कोई इतनी बेरहमी से मारता है क्या? लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। ये कोई नहीं देखेगा कि बाप ने बेटे को जानवरों की तरह पीटा है। पापा का भी गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो बोले, इसे समझा दो, मेरे घर में रहना है तो मेरे तरीके से रहे, नहीं तो इसके बोर्डिंग जाने का रास्ता खुला है। इतना कहकर पापा वापस ऑफिस चले गए। पापा के जाने के बाद नई माँ मुझे अपने से अलग करती हुई बोली, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये कहकर वो सोफे पर अपना सिर पकड़कर बैठ गई। उनके सिर पर खून लगा हुआ था। मैं रोते हुए अंदर कमरे में गया और दवाई का बॉक्स लेकर आया और नई माँ से बोला, छोटी माँ आपके सिर से खून निकल रहा है, दवा लगा लीजिए। ये पहला मौका था जब मैंने अपनी नई माँ को छोटी माँ कहकर पुकारा था, लेकिन उनके ऊपर मेरी इस बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो अपना सिर पकड़कर बैठी रही और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। शायद मेरी दूसरी शादी और दूसरे बच्चे की बात से उन्हें बहुत ज्यादा दुख पहुंचा था, इसलिए वो मुझसे गुस्से में बोली, मुझे कोई दवाई नहीं लगाना, तुम अपने कमरे में जाओ और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। छोटी माँ की बात सुनकर मुझे और भी ज्यादा रोना आ गया। मैं वहाँ एक पल ना रुक सका और सीधे अपने कमरे में आकर तकिए में अपना मुंह छुपाकर रोने लगा।
मैं रोते रोते ये सोचने लगा कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता। यही सब सोचते सोचते मेरा रोना और भी तेज होता चला गया। इधर मैं रो रहा था और उधर छोटी माँ के सिर में चोट लगी थी, लेकिन उन्हें चोट से ज्यादा दर्द मेरी वो बात पहुँचा रही थी जो मैंने पापा से बोली थी। उनके माथे से खून बह रहा था और आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन्हें इस सब की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने गुस्से में दवा का वो बॉक्स जो मैं उनके पास रख कर आया था उसे उठाकर फेंक दिया और चंदा मौसी से बोली, मौसी आपने देखा ना, दोनों बाप बेटे कैसे लड़ रहे थे। क्या आपको भी पुन्नू की तरह यही लगता है कि इस सब के पीछे मेरा कोई हाथ है? मौसी ने छोटी माँ का फेंका दवा का बॉक्स उठाते हुए कहा, नहीं बहू रानी, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें पूरी गलती साहब जी की है। यदि पुन्नू बाबा स्कूल से भाग भी आए थे तो उन्हें इतना गुस्सा और पुन्नू बाबा के साथ ये मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि प्यार से उनसे इसकी वजह पूछनी और उनको समझाना चाहिए था। ये कहते हुए चंदा मौसी ने दवा का बॉक्स छोटी माँ के पास रख दिया और कहा, बहू रानी ये दवा लगा लीजिए, खून अभी भी बह रहा है। छोटी माँ बोली, मौसी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप पहले जाकर पुन्नू को देखिए, बेचारे को जानवरों की तरह पीटा गया है। वो लंच में स्कूल से निकला था, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है कि नहीं, आप जाकर उसे कुछ खिला दीजिए। छोटी माँ की बात सुनकर मौसी ने किचन से खाना लिया और मेरे कमरे में आने लगी। मौसी के पीछे पीछे छोटी माँ भी आई, पर वो मुझे अभी भी रोता देखकर मेरे कमरे के बाहर ही रुक गई। मौसी मेरे पास आकर बैठ गई और मेरे सिर को अपनी गोद में रखते हुए बोली, चुप हो जाओ पुन्नू बाबा, नहीं तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मौसी के प्यार से हाथ फेरने से मुझे थोड़ा सुकून मिला। मेरा रोना कुछ कम हुआ तो मौसी ने कहा, पुन्नू बाबा अब खाना खा लीजिए। मैंने कहा, मौसी मैं खाना खा चुका हूँ। मौसी बोली, झूठ मत बोलो बाबा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपने खाना नहीं खाया। अब गुस्सा शांत करो और चुपचाप खाना खा लो। मैंने कहा, मौसी आपकी कसम मैंने खाना खा लिया है। मौसी की गोद में मैंने होश संभाला था, वो अच्छे से जानती थी कि मैं झूठी कसम नहीं खाता, इसलिए फिर उन्होंने मुझसे खाने के लिए जिद नहीं की और प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरने लगी। मैंने मौसी के पास बैठते हुए पूछा, मौसी छोटी माँ ने दवा लगा ली? मेरे मुंह से छोटी माँ सुनकर मौसी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो फिर प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, नहीं बाबा वो दवा नहीं लगा रही है। मौसी की बात सुनकर मैं फिर रोने लगा। मुझे रोते देखकर मौसी बोली, क्या हुआ बाबा, अब क्यों रो रहे हो? मैंने रोते हुए कहा, मौसी वो दूसरी शादी और दूसरे बच्चे वाली बात मैंने छोटी माँ को नहीं बोली थी। वो बात ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकल गई और छोटी माँ मुझसे नाराज हो गई, इसलिए वो दवा नहीं लगा रही, उनको खून बह रहा है। मौसी आप उनको जाकर दवा लगा दीजिए। मौसी बोली, मैंने उनसे बोला था बाबा, पर वो नहीं मान रही है। मौसी की बात सुनकर मेरा रोना और भी तेज हो गया। मैंने रोते हुए मौसी से कहा, मौसी आपको मेरी कसम, चाहे जैसे भी आप उनको दवा लगा दीजिए, नहीं तो उनका सारा खून बह जाएगा और मेरी मम्मी की तरह वो भी मर जाएंगी। इतना कहकर मैंने आंसुओं की झड़ी लगा दी और मौसी मुझे चुप कराने की कोशिश करने लगी। ये देखकर छोटी माँ वापस सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने रोते रोते मौसी को छोटी माँ को दवा लगाने के लिए भेज दिया। मौसी छोटी माँ के पास आई तो छोटी माँ ने पूछा, पुन्नू ने खाना खा लिया? मौसी बोली, नहीं वो कह रहे हैं कि वो खाना खा चुके हैं। छोटी माँ बोली, मौसी उसने कहा कि मैंने खाना खा लिया और आपने उसकी बात का यकीन भी कर लिया। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।